देखो, कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे पीरियडिक टेबल को, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जिसका लॉन्ग फॉर्म हमने देखा, जो बोर्स पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं, और उसकी क्लासिफिकेशन हमने एलिमेंट्स की किस तरह से की, और उनकी जो अलग अलग बेस हमने क्लासिफिकेशन का देखा, चाहे वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर के हो, या फिर हमारे पास में जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे, ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स थे, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, और हमारे पास जो नोबल गैसेस थे, उस तरह से हमने उसको क्लासिफाई किया था। जो हमारा अब जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि जब हम इस पीरियडिक टेबल को देख लेते हैं कि हाँ भाई, ये हमने इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर और एक अरेंजमेंट दे दिया या एक टेबल बना दी। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से आता है, उसको हमने वहां बेस माना था, और उसके असेंडिंग ऑर्डर में इस टेबल में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स है, ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती है आपका जो एटॉमिक रेडियस है, या आयनिक रेडियस है, या आयनाइजेशन पोटेंशियल है, या आयनाइजेशन एनर्जी उसको आप कई बार बोलते हो, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से। इसी वजह से इनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, डायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं किससे? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से। उनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। अब वो ग्रुप ऑफ एटम्स क्यों हैं? जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। या डेंसिटी है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किससे? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, तो ये हमारा एक तरीका है जिस तरीके से हम इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज को, जो एलिमेंट्स की हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज जो चाहे डायरेक्टली रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से, अगर हम किसी पीरियड में, जो हमारे पास ये पीरियड्स हैं, है ना, 7 पीरियड्स, इसमें जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, या हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स में हम ऊपर से नीचे, अप टू डाउन या अप टू बॉटम मूव करते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज में एक जो रेगुलर ग्रेडेशन होता है, ठीक है ना, वो बढ़ सकती है, वो घट सकती है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम, या इन रेगुलर ग्रेडेशंस को हम आज हमारे इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और इन्हीं को हम बोलते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। इसी वजह से प्रॉपर्टीज कैसी कहलाती हैं? पीरियडिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, अब अगर आपसे पूछा जाए कि साहब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो आप बताओगे कि साहब किसी भी एलिमेंट के एक एटम को आप लो, और उस एटम के न्यूक्लियस का जो सेंटर है, उस न्यूक्लियस के सेंटर से, और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to the outermost shell containing the electron, and that particular distance will be called atomic radius. Means, मान लीजिए कि आपके पास में यहां पर ये एक, या इसको न्यूक्लियस है, और ये इसमें कई सारे शेल्स हैं, और हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो हम इसका सेंटर लेंगे, यहां से नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे? यहां से लेंगे, सेंटर पार्ट से, और इस सेंटर पार्ट से इस
इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उस एटम का रेडियस। लेकिन अब ये एटम का साइज तो होता है छोटा, इतना छोटा होता है कि हम उस एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, और एटम जब अकेला आइसोलेट नहीं हो सकता तो उसका एटॉमिक रेडियस हम कैसे निकालें, या उन एटम्स का जो साइज है वो हम कैसे निकालें। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी दूसरी इनडायरेक्ट टेक्निक्स यूज करते हैं, चाहे वो एक्स रेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न हो, या इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन पैटर्न हो, या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो। इन सभी अलग अलग तरीके की जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, और उन टेक्निक्स के बेस पर क्या निकालते हैं, उस एटॉमिक रेडियस को निकालते हैं। और ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, क्योंकि अब जब फ्री एटम प्रेजेंट नहीं होता है, फ्री एटम सिर्फ और सिर्फ आपको कहां मिलेगा, जो नोबल गैसेस है वहां मिलेगा। अगर हम इस पीरियडिक टेबल को देखेंगे तो ये जो नोबल गैसेस हैं, जो 0 ग्रुप की या 18th ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, या बहुत कम कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये फ्री फॉर्म में रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो इनका तो समझ में आता है, लेकिन बाकी सब जो है वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के साथ में कंबाइंड होकर के कोई ना कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, या कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हैं। और जस्ट बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जब बनाएंगे तो अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग उनमें होगी। तो हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग तरह की बॉन्डिंग है, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, उन बॉन्डेड एटम्स का जो रेडियस है वो हम यहां पर निकाल पाते हैं। और इसी वजह से यहां पर जो एटॉमिक रेडियस है वो 3 तरह का एटॉमिक रेडियस आप पढ़ोगे या देखोगे। कौन कौन से? पहला एटॉमिक रेडियस होगा जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अब ये कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस होता है कि हमको मालूम है, जैसे हमने यहाँ पर ये इस डायग्राम को देख रहे हो, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमारे पास में है जो किससे बना हुआ है, ये ए और ये बी, या ये कह सकते हैं कि ये ए बी। हम पहले होमो एटमिक की बात कर लेते हैं। होमो एटमिक वो होते हैं जहां पर दोनों एटम्स कैसे हो, एक जैसे। तो ये भी ए है और ये भी ए है, इसको हम बोलेंगे होमो एटमिक। दोनों सेम टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसको मान सकते हैं। तो डिस्टेंस, ये जो न्यूक्लियस है और दूसरा एटम जो है इसका न्यूक्लियस है, इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, मींस इस जगह से लेकर के और इस जगह तक का जो डिस्टेंस है, इसका अगर हम हाफ ले लें तो उसे हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाइज ऑफ टू लाइक एटम्स, लाइक एटम्स मतलब एक जैसे एटम्स जो कि आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसको हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। तो होमो एटमिक का जब हम रेडियस निकालते हैं, कोवेलेंट रेडियस, तो हम उसको बोलेंगे डी ए ए। डी ए क्यों बोला? क्योंकि ये हमारे पास में दोनों सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ अनदर ए एटम। और अगर हम किसी एक सिंगल इसका निकालना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे आर ए इक्वल्स टू डी ए अपॉन 2, ठीक है। तो हम इसका हाफ ले लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 1/2 of the distance between the nuclei of two like atoms joined by a single covalent bond, so that particular distance is called covalent radius. बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कंपाउंड है या ये जो मॉलिक्यूल है, ये एक जैसे एटम से ना मिलकर के बना हो, बल्कि क्या हो, हीट्रोएटमिक हो। हीट्रोएटमिक में क्या होगा, ये पहला तो ए होगा, लेकिन दूसरा वाला जो है उसको हम ए ना कह करके क्या बोलेंगे, वो बी है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। और वहां पर जब ये तो किसके लिए है, होमो एटमिक, होमो न्यूक्लियर, एटमिक नहीं न्यूक्लियर, सॉरी, होमो न्यूक्लियर। और अगर हमारे पास में क्या हो,
हेट्रोन्यूक्लियर हो, हेट्रो अगर हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास में है जो ए बी टाइप का है, ए बी टाइप, यहां पर अगर हम डिस्टेंस देखेंगे इन दोनों के बीच का, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, उसको हम बोलेंगे डी ए बी। और अगर ये ए और बी दोनों का डिस्टेंस बराबर हुआ, मतलब एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर होती है, तो हम इस डिस्टेंस को डी ए बी के जो डिस्टेंस है उसको हम आर ए और आर बी दोनों का ले लेते हैं। कब? जब आर ए और आर बी इक्वल होता है। बट जरूरी तो नहीं कि ये दोनों का रेडियस एक जैसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आर ए जो है वो इक्वल ना हो आर बी के, और अगर आर ए आर बी के इक्वल नहीं होता, या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, या दोनों का साइज डिफरेंट होता है ना, तो हम शॉमेकर और स्टीवेंसन का एक इक्वेशन यूज करते हैं। शॉमेकर और स्टीवेंसन ने 1941 में क्या किया, एक इक्वेशन दिया इस तरह के कोवेलेंट जो एटॉमिक रेडियस था उसको निकालने के लिए, और वहां पर वो कहते हैं कि जो डी ए बी है ये बराबर होता है आर ए प्लस आर बी के, और इसमें से हम क्या करेंगे, एक टर्म को मतलब माइनस कर देते हैं, जो टर्म होती है 0.09 आर सॉरी आर नहीं एक्स ए माइनस एक्स बी। इस इक्वेशन से हम जो डी ए बी का जो डिस्टेंस है वो हम निकालते हैं। और यहां पर ये जो एक्स ए और एक्स बी है, ये क्या है, ये दोनों जो एटम है ए और बी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं। ये एटम हमारे पास में ए है और ये एटम हमारे पास में बी है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है, डिफरेंट है। तो ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उनका डिफरेंस हम यहां पर ये लेते हैं, ठीक है। और ये जो 0.09 जो है, ये एक तरह का क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कांस्टेंट वैल्यू फिक्स नहीं रहती। अगर हम यहां पर एक पर्टिकुलर उसमें देखेंगे एक तरह के एलिमेंट्स में, तो ये वैल्यू इतनी होगी, और ये चाहे हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट हो या पी ब्लॉक एलिमेंट का हो या डी का हो या एफ का हो, ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस इक्वेशन को कई बार हम इसकी जगह हम क्या रखते हैं, एक टर्म रखते हैं जिसको हम बोलते हैं सी, एक कांस्टेंट। और ये जो सी की वैल्यू है ये क्या बदलती रहती है। अगर हम इसको जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर इन ऑर्बिट्स में जाएं, जैसे ये हमारे पास में अलग अलग तरह के पीरियड्स हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इन अलग अलग पीरियड्स की बात करें, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, तो इस सी की जो वैल्यू है या इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये बदलती रहती है। और ये वैल्यू को हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर हमारे पास में सेकंड पीरियड है, तो ये वैल्यू जो सी की होती है वो कहलाती 0.08 हम यूज करते हैं। इस वजह से इस वैल्यू को हम 0.06 यूज करते हैं, किसके लिए, ये तो सेकंड पीरियड के लिए। इसको हम यूज करते हैं थर्ड पीरियड के लिए। इसी तरह से 0.04 जो है उसको हम यूज करते हैं फोर्थ पीरियड के लिए, और 0.02 हम यूज करते हैं फिफ्थ पीरियड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सी की वैल्यू है ये फिक्स नहीं रहती, लेकिन उन्होंने यहां पर एक वैल्यू जो है दी थी किसी एक पर्टिकुलर जो कोवेलेंट रेडियस था उसको निकालने के लिए। बट बाद में देखा गया कि ये वैल्यू सेम नहीं रहती, बल्कि अलग अलग उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट निकालनी पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट लेनी पड़ती है। तो ये वैल्यू जो है वो आप अकॉर्डिंग टू आपने किस पीरियड का जो एलिमेंट है वो लिया हुआ है, और उसको आप यहाँ पर सी की इनमें से जो भी वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, जिस भी हमें मालूम है कि हमने सेकंड पीरियड का लिया है, थर्ड पीरियड का लिया है, फोर्थ पीरियड का लिया है, तो इनके अकॉर्डिंग आप उस वैल्यू को क्या कर लेते हो, ले लेते हो, और फिर निकालते हो कि उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो एक एटॉमिक रेडियस आपको समझ में आया कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या होता है। दूसरा जो रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं वंडर वॉल्स रेडियस। और वंडर वॉल्स रेडियस क्या होता है,
अब देखो नाम से ही पता चल रहा है वंडरवॉल। वंडरवॉल का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स आप वहां पर लोगे जिनके बीच में वंडरवॉल बॉन्ड्स होंगे, और वंडरवॉल बॉन्ड्स आपको कब देखने को मिलते हैं? वो आपको तब देखने को मिलते हैं जब हमने कोई ऐसा एलिमेंट लिया है जो नॉन बॉन्डेड है। नॉन बॉन्डेड मतलब जो किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनाता। तो जैसे कि नोबल गैसेस हैं, तो वंडरवॉल रेडियस होता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाइज ऑफ टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स और टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। कैसे? इसको हम ऐसे देखें कि एक मॉलिक्यूल तो यहां पर, एक एटम तो आपका यहां पर है और दूसरा एटम यहां पर है। ये मान लीजिए कि नियॉन गैस है। तो इसका जो न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस, इसका हाफ अगर आप लेते हो तो उसको हम बोलेंगे वंडरवॉल रेडियस, क्योंकि इनका आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि ये एक दूसरे से काफी दूर दूर है। लेकिन फिर भी इनमें एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स। तो और इसी वजह से इस रेडियस का नाम भी पड़ा वंडरवॉल रेडियस। ओके। या फिर कई बार क्या हो सकता है, कई बार इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि मान लीजिए कि ये कोई एटम है आपके पास में और ये कोई दूसरा एटम है, ये कोई मॉलिक्यूल है ना? ये ए टाइप का मान लीजिए कि कोई एक मॉलिक्यूल है, और ऐसा ही एक मॉलिक्यूल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? ये तो अगर आपको इसका अगर आपको कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो कोवेलेंट रेडियस तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और इसकी हाफ वैल्यू अगर आप ले लेते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है, कोवेलेंट रेडियस निकाल। लेकिन अगर आप इसका वंडरवॉल रेडियस निकालना चाहते हो तो वंडरवॉल रेडियस कैसे निकालोगे? वंडरवॉल रेडियस निकालोगे कि इसके, ये जो मॉलिक्यूल है ए, इसके एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ अगर निकाल लेते, क्योंकि इन दोनों में किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, ये बल एक तरह का क्या है, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो वो एटम एटम के बीच का जो वंडरवॉल फोर्स है वो भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का जो वंडरवॉल फोर्स है वो भी हो सकता है। तो जो भी यहां पर आप मॉलिक्यूल के लिए निकालना चाहो या यहां पर आप एटम्स के लिए निकालना चाहो, दोनों के लिए आप निकाल सकते हो। लेकिन डिफरेंस आपको यहां समझ में आ गया कि वंडरवॉल रेडियस क्या होता है। वंडरवॉल रेडियस वो होता है जहां पर जो दो नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियस होंगे उनके बीच का डिस्टेंस का हाफ। ओके। और जो कोवेलेंट रेडियस होगा, वो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, वो होगा जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ। ओके, क्लियर? तो वंडरवॉल रेडियस अगर आप जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि हम एक बात करते हैं कि अगर आपके पास में क्लोरीन एलिमेंट है ना, क्लोरीन, और अगर हम Cl2 का निकालना चाहते हैं, ये Cl2 मॉलिक्यूल आपके पास में है और इस Cl2 में जो क्लोरीन क्लोरीन है ये आपस में जुड़ा हुआ है, और इसका आप कोवेलेंट रेडियस देखना चाहो तो इसका कोवेलेंट रेडियस आता है 0.99 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन मान लीजिए एक क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये है, और इन क्लोरीन क्लोरीन के बीच का वंडरवॉल रेडियस निकालना चाहो, ये तो है आपका कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अगर आप इनका वंडरवॉल रेडियस निकालना चाहो, वंडरवॉल्स रेडियस अगर आप इसका निकालते हो तो ये जो वैल्यू आएगी कि इस क्लोरीन के इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो वैल्यू आएगी वंडरवॉल रेडियस की क्लोरीन के लिए, ये आती है 1.80 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहां पर बता सकते हो कि वंडरवॉल रेडियस आर लार्ज, मतलब वंडरवॉल रेडियस आर लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है ना?
क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनके बीच का कोई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है और ये मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं या ये एटम्स दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है, हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा आती है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग होगी तो जाहिर सी बात है साइज इसका काफी छोटा रहेगा, और यहाँ पर तो अट्रैक्शन फोर्स है ना, जिस वजह से ये वंडरवॉल फोर्सेस वाले जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं ये थोड़ा दूर दूर होते हैं। अच्छा, एक तीसरे तरह का और रेडियस हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस या मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस या फिर इसको कई बार हम बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। अब ये क्रिस्टल रेडियस या मेटालिक रेडियस क्या होता है, तो देखो जैसे इसके नाम से ही पता है, वैसे आप जब मेटल्स की बात करते हो तो मेटल जो है वो एक क्रिस्टलिक फॉर्म में होते हैं, और क्रिस्टल्स वो होते हैं जहां पर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी उसको बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन में सभी Fe जो एटम्स होंगे उनको हम पार्टिकल का नाम देते हैं, एक Fe एटम को, है ना। तो वो जो पार्टिकल्स हैं या वो जो मेटल का जो क्रिस्टल बनेगा वो क्लोजली पैक्ड होगा, वहां पे वो पार्टिकल्स एक फिक्स पैटर्न के अंदर क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है ना। और हर डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल अलग अलग तरीके की पैकिंग रखता है। तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि कोई क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग में होता है, कोई हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग में होता है, कोई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में होता है ना, कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में होता है। तो ये अलग अलग तरीके का पैकिंग पैटर्न हो सकता है ना, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि ए बी टाइप का या एबीसी टाइप का, है ना। वो अलग अलग तरीके के जो पॉइंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग तरीके से पैक्ड रहते हैं। इस तरीके से एक लेयर जाती है, फिर दूसरी लेयर यहां पर आ जाएगी, है ना, फिर तीसरी लेयर यहां पर आ जाएगी। कुछ इस तरीके की पैकिंग्स आपने पढ़ी होंगी, और ये हो सकता है कि ये ए हो, ए हो, ए हो, ए हो, ए हो, ये सारे ए टाइप के हो सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह के हों, और यहां पर फिर वही ए बी। और कई बार आप यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ए बी सी और ए बी सी, है ना, इस तरह का। तो ये अलग अलग तरीके का पैटर्न हो सकता है उस क्रिस्टल में वो जो पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट का। तो मेटल्स जब इस तरह का अरेंजमेंट रखेंगे तो दो मेटलिक जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ए है और ये ए है, ये क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच का जब आप डिस्टेंस निकालोगे और उसकी हाफ वैल्यू रहोगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, मेटलिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस। क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंस है वो जो दो क्लोजली पैक्ड एडजेसेंट एटम्स हैं उनके बीच का है। ये क्लोजली पैक्ड एटम्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस का हाफ जो आपने लिया है वो एक लैटिस में प्रेजेंट थे ये एटम्स, इस वजह से इसका नाम हमने मेटलिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस रखा है। और ये जो मेटलिक रेडियस होता है ये भी ज्यादातर क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि पोटेशियम लेते हो और इस पोटेशियम का एक या आप लेते हो मेटलिक रेडियस और एक आप लेते हो कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस जो होगा उसकी वैल्यू पोटेशियम के लिए आती है 203 पिकोमीटर, और अगर आप इसकी मेटलिक रेडियस निकालना चाहो तो ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आती है 334 पिकोमीटर। अब आप देखो मेटलिक रेडियस जो है वो ज्यादा वैल्यू रखता है 234, और कोवेलेंट रेडियस जो है वो कम वैल्यू रखता है। अब इसका रीजन सुनो कि इसका रीजन क्या है, मेटलिक रेडियस क्यों बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियस से। तो देखो सबसे छोटा जो है वो कोवेलेंट रेडियस होता है, क्योंकि आपने देखो जब वंडरवॉल रेडियस देखा तो उसमें भी देखा कि वंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ा है। अब ये देखो यहाँ तो डबल के करीब का अंतर है, डबल से भी ज्यादा है,
है ना। उसका रीजन भी आपको यहाँ समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे दो वहां पे जो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिया है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो आप देखो, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। ये इस तरह का ओवरलैपिंग जो है वो बनाएगा, और ओवरलैपिंग के थ्रू बनाएगा तो इन दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जाहिर सी बात है कम होगा। और जब लैटिस बनता है, क्रिस्टल बनता है, तो देखो क्रिस्टल ऐसे बनता है। ये मान लीजिए कि क्यूबिक एक क्रिस्टल हम यहां पर लेते हैं, है ना, ये क्यूब है, ये क्यूब हमने यहां पर लिया, और यहां पर एक मॉलिक्यूल का पार्टिकल, एक क्रिस्टल का पार्टिकल यहां पे, एक क्रिस्टल का पार्टिकल यहां पे। तो देखो यहां पे कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस एक कोने से दूसरे कोने की रही है, और ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कभी नहीं कर पाते। ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाते, चाहे कितना भी क्लोजली पैक्ड होंगे ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। और ओवरलैप नहीं कर पाएंगे तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इनका जो रेडियस निकल के आएगा वो भी क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा निकल के आएगा। इसीलिए ये जो वैल्यू है इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 234 और 203 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बट यहाँ पर क्लोजली पैक्ड कितना भी होगा तो भी पार्टिकल थोड़ा क्या रहेगा, डिस्टेंस पे रहता है, थोड़ा दूर वहां पर रहता है। तो इस वजह से आप यहां पर बता सकते हो कि मेटेलिक रेडियस जो है वो इन कोवेलेंट रेडियस से हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये तो हमने बात की अभी कि अलग अलग तरह का जो रेडियस है, चाहे वो कोवेलेंट रेडियस हो, मेटेलिक रेडियस हो या वंडरवॉल रेडियस हो, वो क्या होते हैं। लेकिन अगर आप इनकी वेरिएशन देखें, वेरिएशन मतलब कि जब हम किसी पीरियडिक टेबल की बात करते हैं और इस पीरियडिक टेबल में हम कहें कि साहब जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे या ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे या बॉटम आएंगे तो रेडियस में क्या चेंज आता है। तो आप यहां पर इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो, फिर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये फर्स्ट ए के अलग अलग एटम्स है, एटम्स माइंड इट, अभी मैं एटम्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं आयंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं, आयनिक रेडियस नहीं देख रहे। आयनिक रेडियस एक अलग चीज है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहां पर ये एटम्स हैं, तो आप यहां पर देखो कि ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो हम किसी पीरियड में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो वेरिएशन जब आप किसी ग्रुप में पढ़ते हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन अ ग्रुप एज वी गो डाउन द पीरियडिक टेबल, या एटॉमिक नंबर के बेस पर भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एक ग्रुप में, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रेडियस जो है बढ़ता है या इंक्रीज होता है। इस तरह से अगर हम पीरियड्स की बात करें, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यूरॉन, इस वाले अगर हम सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। ऐसे ही हम थर्ड पीरियड में देखो तो यहाँ देखो इनका साइज तो काफी वैसा है। अब इस सिक्स्थ पीरियड में देखो ये साइज बड़ा है, फिर बेरियम का साइज, फिर ये टेल्यूरियम का, लेड का, बिस्मिथ, है ना। ये जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो आप यहां पर एक ट्रेंड बता सकते हो कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होता है। ठीक है, अब इसका रीजन कि साहब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो साइज क्यों बढ़ता है और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्यों घटता है। ठीक है, तो उस पर हम थोड़ी सी यहां पर बात करते हैं। तो पहली चीज तो क्या है, हमने कहा पहले हम बात करेंगे ग्रुप्स पर कि ग्रुप में क्या होता है। तो ग्रुप में हमने कहा कि जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर साइज होता है इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है, इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है
कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो शेल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, शेल इंक्रीजेस। अगर हम यहाँ लिथियम की बात करें तो देखो ये लिथियम है, इसका ये फर्स्ट शेल और इसका ये सेकंड शेल। तो लिथियम को हम क्या बोलेंगे, ये 1s2 और ये 2s1। और हम लिथियम से नीचे जब आएंगे तो हम आते हैं सोडियम पर। तो सोडियम को अगर आप देखते हो तो सोडियम कुछ इस तरह का नजर आएगा कि ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। तो जाहिर सी बात है यहां पर ये 1s2 है, ये 2s2 है और ये 2p6 है और फिर एक और आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी मैं भी ना, ये 2s2 और 2p6 इस सेकंड शेल में ही है और ये 3s1 है। तो देखो यहाँ पर 2s1 में इलेक्ट्रॉन था, 2 शेल्स थे सिर्फ, और इस सोडियम में 3 शेल्स हैं। तो 3 शेल्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो शेल इंक्रीज होता है, इस वजह से इनका साइज बढ़ जाता है, पहली चीज। अब दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या होता है, रिपल्शन होता है। जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब पास पास होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है यहां पर ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये जो ब्लू कलर में हमने ये जो शो किए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन है और इनका आपस में क्या है, रिपल्शन, क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत अंदर की तरफ है और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट, इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं होने देते अट्रैक्ट जितना ये हो सकता था। ये क्या करते हैं, एक तरह का रिपल्शन फोर्स यहां पर इनके पास में और लगाते हैं। तो ये रिपल्शन फोर्सेस जो होते हैं ये इसके साइज को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखो यहां जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिर्फ 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहां पर हम बात करें तो अंदर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s2 के भी 2 हैं और 2ps2 और 2p6 मतलब ये 6 और ये 2 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अंदर प्रेजेंट हैं और जो इस 3s1 को क्या करेंगे, बाहर की तरफ रिपेल करने का काम करेंगे। और बाहर की तरफ जब रिपेल करने का काम करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ग्रुप में शेल इंक्रीज होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं पीरियड्स में क्या होता है। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमने वहां पर कहा कि साइज जो है वो डिक्रीज होता है, जैसे कि हमने अपने इस डायग्राम में देखा कि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं एक पीरियड में तो साइज क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, अब इसके भी 2 रीजंस हैं। साइज जो डिक्रीज हो रहा है इसके 2 रीजंस। अब पहला है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। अब देखो इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है जहां पर आप देखते हो कि कोई भी जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है ये उतनी नहीं रहती, या इफेक्टिवली आप ये कह सकते हो कि कितनी इफेक्टिवली ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं उसका न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्ट कर रहा है उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। लेकिन क्योंकि यहां पर आपको मालूम है कि रिपल्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है, तो जितना अट्रैक्शन ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को करना चाहिए था उतना ना करके कम कर रहा है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो सिग्मा की है, जो स्लेटर रूल से हमने निकाली थी, उसको वहां पर माइनस करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि साहब इफेक्टिवली कितना न्यूक्लियर चार्ज इस न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर चार्ज है तो न्यूक्लियस का ही होगा, वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है ना। तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। अब बोलोगे साहब कैसे बढ़ता है, तो देखो यहां एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं लिथियम का, और लिथियम के बाद में आता है हमारे पास में बेरिलियम, ठीक है। तो यहां देखो बात करते हैं, तो लिथियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो 1s2 2s1, और बेरिलियम का लिखोगे तो 1s2
2s2। देखो दोनों में 2 ही शेल हैं, लिथियम में भी उतने ही शेल्स हैं जितने बेरिलियम में, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 4 प्रोटॉन्स हैं, सॉरी 3 प्रोटॉन्स हैं, और यहां पर 4 प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस तो दोनों का बराबर है, एक जैसा। इसका न्यूक्लियस भी इतना ही बड़ा है और इस बेरिलियम का न्यूक्लियस भी इतना ही बड़ा है। इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं इसी साइज में, और यहां पर 4 प्रोटॉन्स हैं। और साइज क्या है, यहां पर अगर आप देखो तो ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल, ऐसे ही यहां पर आप देखोगे तो ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल। तो डिस्टेंस भी बराबर ही है लगभग, लेकिन यहां पर 4 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं और यहां पे सिर्फ 3 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जो चार्ज प्रोटॉन, सॉरी 4 प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन्स को उसी डिस्टेंस से खींचेंगे तो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 प्रोटॉन खींचने वाले। जब एक रस्सी वाला गेम खेलते हो आप, है ना, कि एक रस्सी होती है, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं। अब सोचो यहाँ पे 3 लोग हैं और यहाँ पर 4 लोग हैं। जब ये 4 लोग खींचेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको ज्यादा आसानी से एक तरफ खींच सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या है, बढ़ता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में। और दूसरा इफेक्ट यहां पर काम करता है, सेम वही स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब आप यहां देखो कि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अंदर वाले, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो अंदर वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, सॉरी 2। जो बाहर आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन पर बात कर रहे हैं और अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको स्क्रीन कर रहे होंगे। और यहां इस बेरिलियम में जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो 4th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उस 4th इलेक्ट्रॉन के बाद में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचते हैं जो इसको रिपेल कर रहे हैं। लेकिन इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वो कम डोमिनेंट होता है। या ये कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना साइज को बढ़ाएगा उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को घटाएगा। इसका जो इफेक्ट होता है वो 85% होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट का इफेक्ट जो है यहां पर होता है वो 15% ही होता है। अब जब ये दोनों में जो इफेक्ट का जो आप डिफरेंस देखो, इसकी वजह से ये इफेक्ट ज्यादा काम कर रहा होता है, इस वजह से जो साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो किसी भी ग्रुप में या किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन अगर आप जाते हो तो उसका साइज क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, वो रीजन आपको यहां पर पता चल गया कि किस वजह से वो जो साइज है वो कम होता है या किस वजह से वो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो यहां हमारे पास में इस डायग्राम में जो अलग अलग तरीके के रेडियस जो दिखाए हुए हैं उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ये अगला एक हमारे पास में और डायग्राम है और ये बताता है आयनिक रेडियस को। अब आयनिक रेडियस क्या होता है, अब आयनिक रेडियस होता है कि अगर हम आयंस बनाते हैं किसी न्यूट्रल एटम में, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का उस आयन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिस पर वो सबसे ज्यादा अपना अट्रैक्शन रख सकता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम आयनिक रेडियस बोलेंगे। तो देखो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में ज्यादा अंतर नहीं है, वो वहां पर हम सिर्फ किसका ले रहे हैं, वहां पर हम ले रहे हैं एटम का, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया या इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके बाद जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वहां बचता है उससे न्यूक्लियस का डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन अगर आप कैटायन या पॉजिटिव आयन के साइज की बात करो अपने एटम से, अपने एटम से मतलब जैसे कि इसको यहां पर समझो, ये हमारे पास में है सोडियम। ये जो बड़ा आपको साइज जो दिख रहा है ये किसका है, सोडियम एटम का। दिस इज एटम। और ये जो है ये क्या है, ये आयन है। तो हम ये कहेंगे
कि जो कैटायन है उसका साइज अपने एटम से छोटा होता है। किसी भी एलिमेंट के कैटायन का साइज अपने ही एटम से छोटा होता है। अब वो ऐसा क्यों है तो आप यहां पर बात कर सकते हैं। देखो ये 1s2 2s2 2p6 3s1 ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर आप सोडियम आयन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 + 2 + 6, और इस एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 2 + 6 + 1। प्रोटॉन्स अभी भी दोनों में प्रोटॉन्स हमने नहीं निकाले, प्रोटॉन्स वही रहते हैं, दोनों में प्रोटॉन्स क्या है 11। तो यहां पर दो प्रभाव काम करते हैं। एक तो यह है कि यहां पर 11 प्रोटॉन्स जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं इस केस में, और यहां पर 11 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिवली करेंगे, उसके साइज को छोटा कर देंगे। और यहां पर 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो साइज रहेगा वो रहेगा ही। पहला रीजन तो ये है कि किसी भी कैटायन का साइज अपने ही एटम से क्यों छोटा होता है। दूसरा रीजन क्या है कि शेल डिक्रीज हो जाता है। यहां पर आप देखोगे कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s1 में है, और जब हम इस इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं 3s1 के तो थर्ड शेल गायब हो जाता है। फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1s2 2s2 2p6। तो ये जो शेल गायब हुआ है इसकी वजह से देखो साइज क्या हो गया इसका छोटा, क्योंकि थर्ड शेल अगर होता तो उसका साइज ज्यादा रहता। ऐसे ही जब हम किसी एनायन में बात करते हैं तो उसका एनायन अपने ही एटम से क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि वहां पर जैसे यहां पर क्लोरीन का एग्जाम्पल हमने लिया है ना, और क्लोरीन में अगर हम देखें तो 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो 17 प्रोटॉन्स है, इसमें भी 17 प्रोटॉन्स है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है 17। जब ये एटम फॉर्म में है और जब ये आयन फॉर्म में है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं। तो 18 को कर रहे हैं मतलब ज्यादा को करना पड़ रहा है, मतलब उतना इफेक्टिवली अपनी तरफ नहीं ले पाएगा, तो साइज जो है बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा चीज ये है कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो यहां पे, ठीक है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस के जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो गया यहां पर इंक्रीज हो गया। तो इस वजह से एनायंस जो हैं उनका साइज बड़ा होता है, और जो एटम्स होते हैं उसी एनायन के उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप यहां पर इस डायग्राम से समझो, ये जो रेड या पिंक कलर में आपको ये जो शो हो रहे हैं ये सारे के सारे वो हैं जो कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और ये जो ब्लू कलर में जो आपको ये दिख रहे हैं ये वो वाले हैं जो एनायन बनाते हैं, निगेटिव आयंस बनाते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं। इधर जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो मेटल्स हैं, तो मेटलिक नेचर जो होता है वो पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो रखते हैं वो नॉन मेटल्स रखते हैं जो निगेटिव चार्ज लगाते हैं। तो आप यहां पर देखो कि लिथियम जो है, ये जो अंदर जो दिख रहा है, जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये है इसके आयन का साइज, और ये जो बाहर का पोर्शन जो दिख रहा है ये इसका है एटम का साइज, है ना। तो इसका एटम जो है वो बड़ा है, और जो आयन है जो अंदर है वो क्या है, वो छोटा है। ऐसे ही आप सोडियम में देख लो, ऐसे ही पोटेशियम में देख लो, ऐसे ही रुबिडियम में देख लो, ऐसे ही आप किस में देख सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। लेकिन ओवरऑल एक चीज और आप यहां पे ट्रेंड करोगे कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आयन का साइज भी बढ़ता है, जैसे एटम का साइज बढ़ता है यहां पर आयन का साइज भी बढ़ रहा है। इसीलिए आप ये देखो ये छोटा पिंक सर्किल है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे और बड़ा है, और यहाँ पे और ज्यादा बड़ा है। ऐसे ही आप इस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम में देख सकते हो, ऐसे ही आप इस बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम और इंडियम इनमें देख सकते हो, है ना। और ऐसे ही आप इनमें देख सकते हो जो नॉन मेटल्स है। ओके, और ऐसे ही आप यहां पर देखो कि ये जो ब्लू कलर में जो शो है ये एनायन का साइज है, और ये जो अंदर ग्रे कलर में जो दिख रहा है वो इसके एटम का साइज है। तो देखो एटम छोटा है, एनायन बड़ा है। यहां पर आप देखोगे कि
एटम जो है वो बड़ा है, ग्रे कलर में एटम्स हैं, इधर भी ग्रे कलर में एटम्स है और इधर भी एक ग्रे कलर में एटम्स है। तो देखो एटम्स बड़े हैं यहाँ पे, और कैटायन जब हमने बनाया है, पॉजिटिव आयन जब बनाया है तो वो छोटा हो गया, और यहाँ पर जब हमने एनायन बनाया है तो उसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप ये वाली चीज तो बता ही सकते हो, साथ में जो ट्रेंड हम लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन जाते हो वो सेम उसी तरह से वेरी करता है जिस तरीके से एटॉमिक रेडियस में वेरी करता है। ठीक है, कि साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है जब हम क्या करते हैं, किसी पीरियड में मूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं और उनका जो साइज है उसमें भी हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि जो एटम्स होते हैं या कोई आयंस होते हैं जो सेम इलेक्ट्रॉन्स रखें, सेम इलेक्ट्रॉन रखें मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में है नाइट्रोजन और हमारे पास में है फ्लोरीन। अब वैसे देखा जाए तो इसका 7 और इसका 9 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं, एक में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक में 9 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम N3 माइनस ले लें और F माइनस ले लें तो आप यहां देखो 3 माइनस ले लिया तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, मतलब 7 + 3 = 10। और यहां पर आप देखो 9 है और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो 10। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस N3 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह की स्पीसीज कहलाती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन रखने वाली। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में ऐसे आयनिक रेडियस हैं जैसे N3 माइनस हो या F